नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। आज के वीडियो में हम 5 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हमने न्यूज़पेपर से लिए हैं उन पर चर्चा करेंगे। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है ये है ई श्रम पोर्टल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई श्रम टू हेल्प सेटल वर्कर्स एक्सीडेंटल क्लेम, इसको लेकर एक आर्टिकल आया था। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि पोर्टल क्या है, इसके तहत किनको जो है लाभ दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये सब जो है हम पढ़ लें, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी बेस पर बनेगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको समझाऊं, मुझे आपको ये बताना है कि कभी भी आपको जो है चीज़ों को बिना समझे सीधे उनको सॉल्व करने की तरफ नहीं जाना है। आपने पहले चीज़ों को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद खुद को एसेस करने के लिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, उससे आप कितना कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, प्रश्न कोई एक क्वेश्चन से तो आएगा नहीं, प्रश्न तो एक टॉपिक से आएगा, तो उस टॉपिक की समझ जो है आपको होनी चाहिए। खैर, आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो, जिसमें मैं बता रही थी कि ई श्रम पोर्टल ये क्या है। सबसे पहला जो एक वर्ड ध्यान रखिएगा जब भी ई श्रम की बात आए, कि ये केवल हमारे जो असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ही दरअसल बना हुआ है। यानी कि अगर आप प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर्ड है तो आप ई श्रम पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करके लाभ नहीं ले सकते। देखिए, यहाँ पर बताया हुआ है कि जैसे निर्माण मजदूर, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी पटरी वाले और जो घरेलू कामगार होते हैं, केवल वही यहाँ पर जो है रजिस्टर होंगे। और ऐसे कितने लोग हैं, तो करीब 38 करोड़ लोग जो हैं ऐसे हैं जो असंगठित श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं और इनको जो है ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया जा रहा है। इतना आप समझ गए। अब देखिए, ये मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया है जो इस ई श्रम पोर्टल का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आता है और आप देख सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत बनाया गया पोर्टल है। इसमें जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनके लिए क्या है, एक डेटाबेस है और जो क्या है आधार से जुड़ा हुआ है। अब हमने क्या किया, आधार को लिंक करते हैं डेटाबेस से, तो अब हमारे पास उनकी सारी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आ गई, उनका एड्रेस आ गया, उनका मोबाइल नंबर आ गया, उनके खाते की डिटेल्स आ जाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा डेटाबेस बनाकर उन सारे लोगों को जिनको हमने इस पोर्टल में रजिस्टर किया है, कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ बड़े आराम से दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक जगह डाटा इकट्ठा है। तो ये ऐसे ही है। उसके बाद देखिए, जब आप पोर्टल पर रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको क्या है, एक ई श्रम कार्ड यानी कि एक आईडी मिलती है। इस आईडी में देखिए क्या है, एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपको मिलता है। जैसे हमारे आधार का एक नंबर होता है ना, आप चाहे देश के किसी भी हिस्से में जाए, वो नंबर तो वैलिड रहता ही है। इसी तरीके से असंगठित श्रमिक जो ई पोर्टल पर रजिस्टर होगा और उसको जो आईडी कार्ड मिलेगा, उस पर एक नंबर उसे मिलेगा जो यूनिवर्सल होगा और देश भर में मान्य होगा। अब जब ये कार्ड मिल गया है तो इससे उस श्रमिक को फायदा क्या होगा, तो देखिए, उस कार्ड धारक श्रमिक को जो भी सामाजिक सुरक्षा लाभ है, जैसे कि बीमा कवर हो, मातृत्व लाभ हो, पेंशन हो, शिक्षा हो, प्रोविडेंट फंड्स, आवास योजना आदि के लाभ जो है मिलेंगे। अगर कभी ये स्टेटमेंट आ जाए कि आप ऑलरेडी प्रोविडेंट फंड पर रजिस्टर्ड हैं, क्या आप ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्योंकि प्रोविडेंट फंड पर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप असंगठित क्षेत्र के कामगार नहीं हैं, आप संगठित क्षेत्र में आ जाएंगे। ये केवल उन लोगों के लिए है जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके पेपर वगैरह जो है तैयार नहीं रहते, सरकार की जो स्कीम्स है उनका लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता। जैसे मैंने आपको बताया ना, निर्माण के कार्य में लगे हुए श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले जो लोग होते हैं, ये इनके लिए है। इस कीवर्ड को प्लीज अपने दिमाग में ध्यान से रखिएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाए या फिर उसकी स्थायी शारीरिक विकलांगता की स्थिति हो जाए तो उसको 2 लाख रुपए, और साथ में यदि जो है आंशिक शारीरिक विकलांगता की स्थिति हो तो उसको 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा योजना की सुविधा भी दी गई है।
अब बात आती है कि सारा बेनिफिट तो मिल रहा है, अच्छी बात है, एक पोर्टल है, एक आईडी मिलेगी, लेकिन इन श्रमिकों को रजिस्टर करने का काम, इनकी पहचान करने का काम कौन करेगा? तो ये देखिए संबंधित राज्य सरकारें या फिर जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके द्वारा ही किया जाएगा। यहाँ पर सेम चीज़ ये दी हुई है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। तो ई श्रम पोर्टल, अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो बड़े प्यार से आप उसको कर पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। देखिए भारत में क्या है कि जो रिसर्चर्स है उसकी कमी के पीछे एक बड़ा कारण ये माना जाता है कि फंडिंग प्रॉपर्ली यहाँ पर नहीं हो पाती। जैसे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, उसने अलग अलग देशों के साथ कंपेयर करके बताया था कि भारत अपनी जीडीपी का जितना हिस्सा रिसर्च के सेक्टर पर खर्च करता है, ये अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। तो सरकार ने इसी कमी को पूरा करने के लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंडिंग वूज हॉन्ट इंडिया साइंस, ठीक है, ये एक पूरा आर्टिकल दिया गया था और इसी आर्टिकल के अंदर जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कही गई थी। आइए समझते हैं। देखिए जो 21-22 का बजट था उसमें भी जो एनआरएफ है उसके लिए जो अगले 5 साल है उसमें 50,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान जो है सरकार की तरफ से किया है। यानी कि आपको क्या याद रखना है कि जो एनआरएफ है उसके लिए अगले 5 सालों में कितना 50,000 करोड़ रुपए का जो है बजट गवर्नमेंट ने दिया है। ये आपने यहाँ से याद कर लिया। इसके बाद देखिए बताया गया है कि मैंने को बोला था ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अन्य देशों के साथ कंपेयर करके बताया है कि हमारे यहाँ रिसर्च पर कम पैसा खर्च होता है। तो उन्होंने बताया कि भारत में अनुसंधान और नवाचार निवेश जो है वो जीडीपी का केवल कितना है, 0.69% है। अगर इसका कंपैरिजन अमेरिका से किया जाए तो 2.8% है, इजराइल में तो देखिए 4.25% है, इसके अलावा दक्षिण कोरिया में भी ये 4.2% है। तो भारत में देखिए वो 0.69 जो है काफ़ी कम है। मतलब हमें जो है फंडिंग को बढ़ाने की ज़रूरत तो है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है ये जो हमारा पोर्टल है, ये क्या करेगा, देश के शिक्षण संस्थानों में शोध की यानी कि रिसर्च की संस्कृति को विकसित करेगा और ये क्या करेगा, एक स्वायत्त संगठन के रूप में जो है काम करेगा। और ऐसा करने की जो सिफारिश है वो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दी गई थी कि आपको देखिए इस तरह का एक निकाय बनाने की आवश्यकता है। अब तो सरकार ने पैसा भी दे दिया। इससे क्या होगा, अलग अलग स्ट्रीम के अंदर जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको जो है किसी एक स्वायत्त बॉडी की तरफ से फंडिंग मिल जाएगी। चाहे वो आर्ट्स में रिसर्च कर रहे हो, चाहे वो साइंस में रिसर्च कर रहे हो, फंडिंग आपको एक ही बॉडी से मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा ये क्या करेगा कि जो सारी की सारी फंडिंग एजेंसियां हैं, गवर्नमेंट जो है कुछ पैसा दे रही है, इंडस्ट्री कुछ पैसा दे रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट कुछ पैसा दे रहे हैं, उनमें क्या करेगा, समन्वय करेगा। ठीक है, उन सारी चीज़ों में समन्वय करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भाई एक ही तरह का शोध अलग अलग संस्थानों में दोहराया ना जाए। हो सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी पे नीति आयोग के द्वारा भी कुछ फंडिंग दी जा रही है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी इस पर कुछ काम कर रहा है और आईसीएमआर मान लीजिए कुछ काम कर रहा है, लेकिन जो एनआरएफ है वो क्या करेगा, इन तीनों की ही फंडिंग को समन्वय करेगा और फिर उस प्रोजेक्ट को एक साथ कोलैबोरेट करके पैसा देगा। तो रिसर्च की रिपीटेशन ना हो, अच्छी तरीके से फंड हो पाए, ये जो है चीज़ सुनिश्चित होगी। अच्छा, अब ये जो फाउंडेशन है ये किसके द्वारा स्वचालित होगा, तो देखिए एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे जिनके द्वारा यह चालित होगा और इसके अंदर कौन कौन होंगे, विभिन्न क्षेत्रों के जो सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता और इनोवेटर है वो लोग इसके अंदर होंगे। इसके अलावा ये क्या करेगा, जो सरकार है, अलग अलग एजेंसियां हैं, इंडस्ट्रीज है, उनके बीच में भी एक सेतु के रूप में, एक जो है आप कह सकते हैं बाइंडिंग फैक्टर के रूप में जो है काम करेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए 4 प्रमुख विषय जो हैं रखे गए हैं जिन पर इसके द्वारा फंडिंग दी जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, देखिए आर्ट्स को भी रखा गया है और मानविकी को भी रखा गया है। ठीक है, कई बार ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थोड़ा सा कह सकते हैं आप इग्नोरेंस का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसमें देखिए 4 थीमें डिसाइड कर दी गई हैं ताकि हर किसी पर बराबर जो है ध्यान दिया जा सके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।
ठीक है, जूट, ये देखिए न्यूज में है, क्यों ये एक आर्टिकल आया था, द रिसेंट वूज ऑफ जूट इंडस्ट्री इन दी वेस्ट बंगाल। देखिए जूट इंडस्ट्री, इसको लेकर मेंस में भी आपका जो है टॉपिक बनता है, प्रीलिम्स में तो बनता ही है, जैसे प्रीलिम्स में कई बार पूछ लिया जाता है ना, किसी फसल के लिए कौन सी जो है आदर्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं ताकि उसकी खेती की जा सके। मेंस में भी देखिए प्रश्न बनता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लोकेशन फैक्टर क्या है जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही डेवलप हुई है, कहीं और नहीं हुई है। या फिर प्रश्न बन सकता है कि जूट इंडस्ट्री की जो खराब हालत हो रखी है उसके लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं। तो थोड़ा छोड़ा हम इसमें जो है समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर मीन्स का भी कोई आंसर लिख रहा है तो किस तरह के पॉइंट्स आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए जूट होता क्या है, पौधे के रेशे है, फाइबर होता है ये एक तरीके से। आप गूगल पे जो है पिक्चर सर्च करके देखिएगा, वहां पर आपको पता चलेगा कि पौधे के क्या है, ये रेशे होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का लगभग 85% जूट जो है उसकी खेती गंगा के डेल्टा में ही केंद्रित है, इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर गंगा के डेल्टा में 85% जूट हो रहा है तो जूट की प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन होगा, भारत ही होगा। तो देखिए भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, लगभग 60%, और उसके बाद बांग्लादेश और चीन का जो है नाम आता है। अगर हम शीर्ष जूट उत्पादक राज्यों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, फिर बिहार, असम और उड़ीसा है। इसमें देखिए करीब 3.7 लाख श्रमिक और लगभग 40 लाख किसान जो हैं अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। इसका मतलब इस सेक्टर को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी इस पर जो है अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। अब हम बात करते हैं जूट की फसल के लिए, जब हमने किसानों की बात की तो किसानी की यानी कि खेती की भी तो बात करेंगे। तो किस तरह की जलवायु और मिट्टी की जरूरत होती है। देखिए जूट की जो खेती होती है वो गर्म और नम जलवायु में होती है, तापमान इसको 25 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, और देखिए जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है वो 90% रहनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है। गौरव सर ने आपको क्लास में बहुत प्यारे तरीके से इसको समझाया होगा, ठीक है। खैर इसके अलावा मिट्टी कैसी, जो हल्की बलुई और डेल्टा की जो दोमट मिट्टी होती है वो इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, इसीलिए तो डेल्टाई जो गंगा वाला क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा खेती इसकी होती है ना। चलिए इतना हम समझ गए। अब देखिए क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है इस जूट वाले क्षेत्र में। तो हाल ही में सरकार ने नियमों में कुछ चेंज किया था और उन्होंने जूट पैकिंग सामग्री अधिनियम 1987 के तहत अनिवार्य रूप से पैकिंग किए जाने वाले मानक जो है विस्तारित किए थे। कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, मुश्किल हो गया, आसान करते हैं। इस अधिनियम का नाम बस ध्यान रखिए। इस अधिनियम के तहत आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसने कहा खाद्यान्नों का यानी फूड की, तो देखिए 100% पैकेजिंग, ठीक है, खाद्यान्नों की, खाद प्लस अन्न खाने वाले जो अन्न, उनकी तो 100% पैकेजिंग, और चीनी की 20% पैकेजिंग अनिवार्य रूप से जूट के बोरों में ही आपको करनी होगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खाद्यान्नों के लिए 20% है और चीनी के लिए 100% है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखिए 100% खाद्यान्नों में है और 20% चीनी में है। ये पैकेजिंग जूट के बोरों में करना बहुत जरूरी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं जूट उद्योग किस तरह की समस्याओं से जो है जूझ रहा है। देखिए एक तो ये उद्योग जो है वह मुख्य रूप से सरकारी मदद पर ही निर्भर है, खुद से सस्टेन नहीं कर पाता। दूसरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जूट की मांग बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सिंथेटिक जो पैकिंग सामग्री है उससे इसको कड़ी टक्कर मिल रही है। और क्या है, देखिए जूट की जो उत्पादन की लागत है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो हमें इसकी कॉस्ट ही थोड़ी सी ज्यादा पड़ जाती है। उसके बाद मशीनें क्या है, सारी की सारी पुरानी है और मशीनरी विकास और ऑटोमेशन का मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण भी नहीं हो पा रहा। फिर बांग्लादेश में जो नई मिलें बन रही है जहाँ पे नई मशीनरी लागू हो रही है उससे भी इसको प्रतिस्पर्धा मिल रही है। यहाँ पर फिर देखिए बुनियादी ढांचागत अड़चनें, बिजली, परिवहन, पूंजी भी जूट उद्योग की स्थिरता के लिए कई खतरे लेकर आ रही है। साथ में जो पश्चिम बंगाल है ना, खासकर वहाँ पे जो श्रमिकों की यूनियंस है वो
बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो बार बार ना हड़ताल, तालाबंदी ये सब करती रहती हैं। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पे बहुत बुरा असर पड़ता है और ओवरऑल मील की जो है आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस गिरती है। मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया क्योंकि मीन्स का टॉपिक है, डिटेल में पढ़ना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर कभी भी आए कि जूट इंडस्ट्री किस तरह की समस्याओं को फेस कर रही है, तो आपने इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखना है और आपका काम बन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये न्यूज़ में है। देखिए अभी सरकार ने जो LIC है उसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO को देखिए जारी किया है, और दरअसल इसको ऐतिहासिक कहा जा रहा है क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा IPO है, क्योंकि सरकार इसके जरिए करीब 21,000 करोड़ रुपए जो है जुटाने वाली है। अब हमें 21,000 करोड़ रुपए तो याद रहे या ना रहे, लेकिन IPO क्या होता है ये तो पता होना चाहिए। मैं स्लाइड पे नहीं जाऊंगी, मैं खुद से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए जब कोई निजी कंपनी हो या कोई सरकारी कंपनी, ठीक है, वो नई नई बनी है, अपना काम कर रही है और उसने अभी पब्लिक के लिए खुद को ओपन नहीं किया है, वो शेयर मार्केट में नहीं गई है, तो काम कर रही है। लेकिन आने वाले टाइम में उस कंपनी को पूंजी चाहिए, वो अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहती है, तो पूंजी या तो वो बैंक से लोन लेके आ जाए या फिर वो क्या कम कर दे, कंपनी अपने आप को शेयर मार्केट पे लिस्ट कर दे। शेयर मार्केट पे लिस्ट करने का क्या मतलब है कि अब उस कंपनी ने खुद की वैल्यूएशन को शेयर्स में बदल दिया और वो शेयर्स उसने मार्केट में छोड़ दिए, और मार्केट में कोई भी उसको खरीद सकता है, और जो भी शेयर्स खरीदेगा और जितने शेयर खरीदेगा उतनी कंपनी की हिस्सेदारी का वो मालिक बन जाएगा। तो ये तो एक बड़ी सा स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, मैं छोटा करके बताती हूँ। जब भी कोई अनलिस्ट कंपनी जो शेयर मार्केट में नहीं थी, मतलब अनलिस्ट कंपनी थी, जब भी कोई अनलिस्ट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए ओपन कर देती है कि आइए आप हमारे शेयर खरीदिए, बदले में हमको पैसा दीजिए, हम बिजनेस का एक्सपेंशन करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आपको डिविडेंड देंगे, तो इसको देखिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। इनिशियल मतलब पहली बार, पब्लिक मतलब सार्वजनिक, ऑफर मतलब दिया जा रहा है, पहली बार पब्लिक को ऑफर जो है दिया जा रहा है। तो यही चीज है, यही देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई अनलिस्ट कंपनी है ना अपनी प्रतिभूतियों को जो है नए रूप से जारी करती है या फिर उसकी मौजूदा प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए रखती है, जब ये पहली बार होता है तो इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जब वो अनलिस्ट कंपनी थी, अब उसने क्या है अपने शेयर को जो है मार्केट में दे दिया है, शेयर मार्केट में, अब वो क्या है पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाएगी, क्योंकि पब्लिक ने उसमें एक तो इन्वेस्टमेंट कर दी है, दूसरा वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई है। ठीक है, आप समझ गए। दो तरह के होते हैं, फिक्स प्राइस IPO और बुक बिल्डिंग IPO। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बस इनके नाम पता होने चाहिए। एग्जाम में बहुत टेक्निकल डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती। हाँ, IPO प्राथमिक बाजार में ही लॉन्च होते हैं। दो तरह का शेयर मार्केट होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जब भी कोई चीज पहली बार बेची जाती है तो वो प्राथमिक बाजार में जाती है, और जब फिर एक बार बिक गई और फिर बाद में उसको कोई किसी से और कोई किसी से खरीद ले रहा है, तो फिर ये जो सारी खरीद बिक्री होगी बाद वाली, ये सेकेंडरी मार्केट में होगी। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राइमरी मार्केट में होता है, और इसके बाद जब किसी कंपनी को फिर से पैसे की जरूरत पड़े और दोबारा अपने शेयर मार्केट में उतारे, अब उसको बोलेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि एक अनुवृत्ति सार्वजनिक पेशकश। इसमें जो है भविष्य में वृद्धि और विस्तार के लिए शेयर पूंजी जुटा सकती है। तो FPO जो है ये हो गया। तो हमेशा बस एक वर्ड ध्यान रखना है, IPO आपका प्राथमिक बाजार में होता है, और फॉलो ऑन कब होता है, ये तब होता है जब एक बार IPO हो चुका होता है। ठीक है, अब ये भी नहीं कि आप और मैं जाए, एक नई कंपनी खोली है और कहें कि भाई हमें जो है IPO लॉन्च करने पैसा निकालना है, ऐसे नहीं होता। कुछ शर्तें जो है रखी गई हैं, जैसे आपको 3 वर्षों में से प्रत्येक में कम से कम 3 करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए, और साथ में 1 करोड़ रुपए की आपके पास नेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका देखिए कर पूर्व लाभ 15 करोड़ रुपए होना चाहिए। याद नहीं रखना है, लेकिन ये आपको पता चलना चाहिए, कोई भी जाके IPO नहीं निकाल सकता। सेबी के द्वारा कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, अगर आप उन कंडीशंस को पूरा करते हैं तो आप IPO लॉन्च कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फेडरलिज्म। ये देखिए पॉलिटी का टॉपिक है, आपके स्टैटिक का, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। संघवाद का मतलब क्या होता है? सत्ता में जब 2 लेवल पर
भागीदारी हो शासन चलाने के लिए तो वो संघवाद कहलाता है। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स है जैसे पंचायत और नगर पालिका, जब ये एक देश को चलाने के लिए सत्ता में भागीदारी कर रही है तो उसको संघवाद जो है कहते हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर में आया था, मैं आपको ये बता रही हूँ, आपका होमवर्क ये है कि आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये 3 तरह का होता है। एक होता है सहकारी संघवाद। इसमें क्या होता है, केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्ति का जो है विभाजन तो कर देते हैं, लेकिन ऐसी भी जो है जरूरतें रखते हैं कि जब केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना हो तो वो मिलकर काम कर सके। जैसे नीति आयोग है, जैसे हमारी अंतरराज्यीय परिषद है। इसके अलावा जब हम देखें जल पे कोई विवाद हो जाता है तो उसके लिए बैठते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो है वित्त आयोग है, क्षेत्रीय परिषद है। ये सब जो बॉडीज है ना, ये आपकी जो है सहकारी संघवाद को दर्शाती है। कोऑपरेशन करना, दोनों सत्ता में भागीदार करने वाली यूनिट्स आपस में साझेदारी करके देश का शासन जो है चला रही हैं। इसके बाद प्रतिस्पर्धी संघवाद, तो नाम से ही पता चल रहा है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। यहाँ पर जो राज्य और केंद्र है वो दरअसल अपनी अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं, वो एक साथ मिलके काम नहीं करते बल्कि कंपटीशन के तहत काम करते हैं, एक प्रतिस्पर्धा के तहत काम करते हैं। आप अपनी अलग पॉलिसीज बनाइए, हम जो है अपनी अलग पॉलिसीज बनाएंगे। थर्ड और लास्ट होता है आपका एकात्मक संघवाद, यूनिटरी फेडरलिज्म, जो कहा भी जाता है कि भारत में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो शासन चलाने के लिए पावर्स दी गई हैं उनका झुकाव केंद्र सरकार की तरफ ज्यादा होता है, यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है राज्य सरकारों के कंपैरिजन में। राज्य सरकारों को भी पावर दी गई है लेकिन केंद्र सरकार के पास पावर्स का बैलेंस ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए यूनिटरी फेडरलिज्म हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और पॉलिटी का ये एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, डिटेल में पढ़िएगा, आपको चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। बेसिक आइडिया मैंने जो है आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो खत्म होता है और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक जरूर करेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे पता चलता है। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।